हम सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी नमक का दरोगा पढ़ने जा रहे हैं। कहानी को पढ़ने से पहले आइए हम सभी कहानीकार के बारे में एक संक्षिप्त विवरण पढ़ लेते हैं। बच्चों, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो प्रेमचंद के बारे में बहुत लंबा इतिहास दिया हुआ है और प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी जीवनी, जिनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को मात्र कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन ही आदर्श रहा है। समाज के यथार्थवादी चित्रण का ऐसा दुर्लभ दृश्य हमें शायद ही अन्यत्र कहीं मिले। तो ऐसे साहित्यकार के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनका नाम धनपत राय था। धनपत राय नाम से ही उन्होंने उर्दू की अनेक रचनाएं वो किया करते थे। आगे चल करके धीरे धीरे प्रेमचंद जी का जन्म, बच्चों आप जन्म से ही, समय से ही देख सकते हैं कि 31 जुलाई 1880 उस समय हिंदी अपना रूप आकार ग्रहण कर रही थी। हिंदी में उर्दू एवं फारसी के शब्दों का बाहुल्य था। जन सरकारी कामकाज की भाषा भी उर्दू और फारसी थी, इसलिए साहित्यकार का फारसी भाषा या उर्दू भाषाओं में रचना में प्रवृत्त होना एक सहज बात है, एक सामान्य सी बात है। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। बच्चों, प्रेमचंद जी एक ऐसे यथार्थवादी साहित्यकार थे जिन्होंने समाज की दुख को, समाज की पीड़ा को, समाज की व्यथा को और उसकी आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता को बहुत ही निकटता से देखा था और अनुभव किया था। और जो उन्होंने जीवन में अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखा, उनकी कठिनाइयों को, उनकी विषमता को, उसी को उन्होंने अपने साहित्य में चित्रित किया। अब प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी इतने विस्तृत क्षेत्रों में चलाई है कि सब एक एक का वर्णन करना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बच्चों संख्यात्मक वृत्त दिया है उनका कि प्रेमचंद जी ने 12 उपन्यासों की रचना की है। वन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, ऐसे अनेक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं जो तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण करते हैं। प्रेमचंद जी ने 400 कहानियों की रचना की है बच्चों, जिसे मानसरोवर के 8 खंडों में, जो मानसरोवर के 8 खंडों में उनकी महत्वपूर्ण कहानियां प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की है, कर्बला, संग्राम और प्रेम की बेटी। निबंध संग्रह भी उनके 2 निबंध संग्रह हैं, कुछ विचार और विविध प्रसंग। उन्होंने सरस्वती प्रेस नाम की एक संपादन संस्था भी प्रारंभ की थी, जिसमें वो अपनी रचनाओं का संपादन किया करते थे। बच्चों, प्रेमचंद जी की कहानी को पढ़ने से पहले हम उनकी भाषा शैली पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा शैली में आपके तत्सम, तद्भव, संस्कृत, उर्दू, फारसी सभी शब्दों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी भाषा शैली में सामान्य जन के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए उनकी भाषा शैली वर्तमान परिदृश्य के अनुसार थोड़ी सी क्लिष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी भाषा में उर्दू के शब्द भी हैं, फारसी के शब्द भी हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और सभी भाषाओं के शब्दों को प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। उनकी भाषा शैली उर्दू से काफी प्रभावित देखने को मिलती है। उनकी नमक के दरोगा कहानी के जो पात्र हैं, चाहे वो मुंशी बंसीधर हो, आलोपी दिन हो, या सभी पात्र एक समाज के किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज में उनकी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण उन्हें कहानी में प्रेमचंद जी ने स्थान दिया है। प्रेमचंद की कहानियां यथार्थवादी
और यथार्थवादी धरातल पर जनजीवन का वास्तविक चित्रण लेकर उपस्थित होती है। आइए हम सभी पढ़ते हैं उनकी कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखक ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश की है। मुंशी बंसीधर एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उनसे उनके कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी का फल उन्हें किस प्रकार मिलता है यह इस कहानी में चित्रित किया गया है। समूची कहानी में यद्यपि कि मुंशी बंसीधर को प्रारंभ में तो उनके ईमानदारी के कारण उन्हें बहुत ही कष्ट उठाने पड़े हैं, परंतु अंततः उनके सत्य, निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता का उनको पारिश्रमिक मिलता है और आगे उनको एक बहुत ही सम्मानित पद प्राप्त होता है। बच्चों, कहानी का प्रारंभ मुंशी बंसीधर द्वारा ही जब एक नौकरी की तलाश में जाने से होता है। मुंशी बंसीधर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने पिता के एक जब नमक का नया विभाग बना था तो उस समय नमक विभाग में अनेक पद भी सृजित किए गए थे और नमक विभाग में दरोगा के पद भी सृजित किया गया था और बंसीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त होती है। इसकी नमक का विभाग बनने के प्रारंभ से ही लेकर के विविध पदों पर नियुक्त लोगों के द्वारा इस विभाग में कालाबाजारी का कार्य भी प्रारंभ हो गया था। अधिकारी रिश्वत लेकर इस चोरबाजारी को अनदेखा कर रहे थे। नमक विभाग में जो भी उच्च पदों पर जो अधिकारी आसीन हुए थे वो रिश्वत लेकर के अपने जो घूसखोरी या कालाबाजारी का जो कार्य हो रहा था उसको अनदेखा कर दे रहे थे। इसी समय बंसीधर को नमक विभाग नौकरी की तलाश में जब निकले तो उनके वृद्ध पिता ने उनको नौकरी के तलाश से पूर्व उन्हें शिक्षा दी कि बेटा, नौकरी में इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ऐसा पद प्राप्त करना जिसमें तुम्हें ऊपरी आमदनी भी प्राप्त हो। उनके पिता वृद्ध हो गए थे। उन्होंने पुत्र को बहुत ही समझा बुझा करके विदा किया और वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी से परहेज नहीं करना है ऐसी शिक्षा उन्हें प्रदान की गई। बंसीधर ने सब कुछ सुना, परंतु उनके चरित्र के माध्यम से लेखक ने यही प्रदर्शित किया है कि सत्य, निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता किसी भी परिस्थिति से व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती है और बंसीधर भी कुछ इसी तरह के पात्र थे। उन्होंने अपने धैर्य, बुद्धि, कर्तव्य परायणता, आत्मावलंबन के कारण उन्हें बहुत विश्वास था और उन्होंने जो घर से अच्छे सगुन से निकले थे, इसलिए जाते जाते ही उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त हो। नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त होते ही पिता वृद्ध मुंशी जी बहुत ही प्रसन्नचित हुए। उन्हें लगा कि अब उनके परिवार के कष्टों की समाप्ति के दिन आ गए हैं। उनके जो भी ऋण हैं वो समाप्त हो जाएंगे और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, अर्थात पड़ोसी भी अब इस बात से जलने लगे कि नमक विभाग में चूंकि ऊपरी आमदनी का पद है, इसलिए अब बंसीधर के परिवार की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। इसके कारण पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। कहानी के अगले चरण में बंसीधर अपने निर्धारित स्थान पर जो नियुक्ति स्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर वो दरोगा का कार्य बड़ी ही निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के साथ करते हैं। एक दिन सर्दी का समय था। रात्रि के समय में दरोगा जी सोए हुए थे और अचानक उनकी नींद खुलती है तो जमुना के पार गाड़ियों की लंबी कतार और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है।
जल प्रवाह के स्थान पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देने पर उन्हें यह आशंका होती है कि जरूर कुछ न कुछ गोलमाल है और वह उसको वास्तविक स्थिति जानने के लिए नदी के किनारे पहुंचते हैं और वे वर्दी पहन करके तमंचा जेब में रखकर घोड़े पर सवार होकर जमुना के पुल पर जा पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। उनसे पूछने पर गाड़ी वालों ने बताया कि ये दातागंज के पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। अब पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित जमींदार थे। अब उनका लाखों का लेन देन था, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। सभी अफसर, यहाँ तक कि अंग्रेज भी उनके मेहमान हुआ करते थे और उस क्षेत्र में आने पर वह उनके यहाँ ही ठहरते और गरीबों, मजदूरों, किसानों को हमेशा दान दिया जाता। 12 महीने उनके यहाँ सदाव्रत चलता रहता, अर्थात निःशुल्क भोजन और दान आदि की वितरण किया जाता रहा। ऐसे पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ रात्रि के समय कहाँ जा रही हैं, ऐसा विचार दरोगा बंसीधर के मन में आता है। तो एक बार उनको संदेह होता है और वह घोड़े को बोरों से सटा करके जब बोरे में टटोलते हैं तो उनका संदेह दूर होता है और उन बोरों में नमक के ढेले भरे हुए थे, अर्थात नमक की कालाबाजारी की जा रही थी। उन्होंने वो गाड़ियां वहीं रोक दी। अब मुंशी बंसीधर के द्वारा गाड़ियों के रोक दिए जाने के बाद यह सूचना पंडित अलोपीदीन तक पहुंचती है। अलोपीदीन अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार थे और उनका लक्ष्मी जी पर अटूट श्रद्धा थी। उनका यह विश्वास था कि लक्ष्मी जी के संबल से, लक्ष्मी के आधार पर वो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध किया जा सकता है। जब पंडित अलोपीदीन को इस घटना का पता चला तो वह तुरंत घाट की ओर चल दिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि रिश्वत के बल पर वह दरोगा से को खरीद लेंगे और उनकी गाड़ियां निकल जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि न्याय और नीति सभी लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वे बंसीधर को रिश्वत देना चाहते थे, परंतु बंसीधर अपनी कर्तव्यपरायणता, सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के बल पर उनके रिश्वत के विभिन्न प्रलोभनों को ठुकरा देते हैं। यहाँ तक कि रिश्वत 1000 से प्रारंभ होकर के 40,000 तक पहुँचती है, परंतु 40,000 की राशि भी बंसीधर को उनकी कर्तव्यपरायणता के मार्ग से डिगा नहीं पाती है और वो कहते हैं 40,000 तो क्या, 40 लाख पर भी आप मुझे अपने कर्तव्य पथ से विरत नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार बंसीधर जमादार बदलू सिंह को आदेश देते हैं कि वो पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी पहना करके उन्हें अपने हिरासत में ले लें। बदलू सिंह को अपनी ओर आते देख करके अलोपीदीन मूर्छित हो जाते हैं। कभी अलोपीदीन ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा, ऐसा भी ईमानदार व्यक्ति होगा जो उनके धन के लोभ के मोह में नहीं फंसेगा। और हथकड़ियों को पहनने से पूर्व ही अलोपीदीन बेहोश हो जाते हैं। रात्रि में हुई इस घटना का प्रारंभ प्रातःकाल होते ही सभी को पता चल जाता है। सुबह के चारों ओर इसी घटना की चर्चा थी। अलोपीदीन को हथकड़ियों में बांधकर अदालत में लाया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि दुनिया सोती है परंतु दुनिया की जीभ जागती है, अर्थात रात्रि में हुई घटना, सभी सोए हुए थे परंतु ये घटना प्रातःकाल होते होते सभी के जुबान पर थी, अर्थात जंगल में लगे आग की तरह से इस घटना की समाचार चारों तरफ फैल चुका था। सभी अलोपीदीन को तरह तरह की बातें, बुरी अच्छी बुरी बातें बता रहे थे। अब पंडित अलोपीदीन हथकड़ियों में बंधे हुए अदालत में पेश किया गया और अलोपीदीन तो उस अगाध वन के सिंह थे। वकील, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, सभी उनके मानो
उनके गुलाम थे, सभी उनकी एक आज्ञा पर हाथ बांधे उनके चारों तरफ दौड़ते फिरते हैं। वकील, मुख्तार, अधिकारी, अर्दली, चपरासी आदि सभी उन्हें हथकड़ियों में देखकर हैरान रहते हैं, क्योंकि सभी उनके उपकारों से दबे हुए थे। उन्हें उनका इस प्रकार कानून के फंदे में फंसना अचंभित नहीं कर रहा था, क्योंकि वे अपने धन के बल पर कुछ भी कर सकते थे। अदालत में भी धन का बोलबाला था। मुंशी बंसीधर के सत्य का कोई मोल नहीं था। अदालत में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाणों को निर्मूल और भ्रमात्मक बताकर उन्हें रिहा कर दिया और बंसीधर को मजिस्ट्रेट ने अलोपीदीन के विरुद्ध किए गए आचरण के कारण चेतावनी भी दी कि वो भविष्य में कोई ऐसा कार्य न करे जिससे इस प्रकार के भले मनुष्य को कठिनाई का सामना करना पड़े। इस समूची घटना के एक सप्ताह बाद ही बंसीधर के उनके नौकरी से उनको बर्खास्त किया गया। वे घर आए तो उनके पिता ने भी उन्हें बुरा भला कहा। माता, जो तीर्थ यात्रा के स्वप्न संजो रही थी, उन्होंने भी सीधे मुंह बात नहीं की। पत्नी भी तरह तरह के उलाहना देने लगी। इस प्रकार बंसीधर जो है सामाजिक उपेक्षा का तो सामना कर ही रहे थे, अपने परिवारजनों से, पिता, माता, पत्नी से भी एक तरह से मानसिक त्रासदी या उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। चारों तरफ से कोई भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। और बंसीधर को किस चीज का दंड मिला था? बच्चों, उनकी कर्तव्य परायणता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी ईमानदारी, और उन्होंने अपना कार्य लालच से रहित होकर के किया था। इस कारण से उनको यह पारितोषिक मिला, जिससे कि वे बहुत ही निराश थे, परंतु कहीं भी उनके मन में यह भाव नहीं था कि उन्होंने गलत कार्य किया। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने सत्य एवं निष्ठा और कर्तव्य परायणता का आचरण किया है। उन्होंने कहीं भी धन के आगे वो नतमस्तक नहीं हुए, इसलिए उन्हें अपने कार्य पर, अपनी गतिविधि पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानते हैं। इस प्रकार के वातावरण में बंसीधर का एक सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या के समय एक सजा हुआ रथ उनके द्वार पर आकर रुका। बंसीधर के पिता अगवानी के लिए दौड़ पड़े तथा पंडित अलोपीदीन को रथ से उतरता देखकर उन्हें झुककर दंडवत करने लगे और उनकी चापलूसी करने में लग गए। वे बंसीधर को बुरा भला कहने लगे तो अलोपीदीन ने कहा, ऐसा नहीं कहें। आपका पुत्र तो, जब बंसीधर के पिता ने अपने पुत्र को कुल का कलंक कहा तो इस पर अलोपीदीन ने कहा कि आपका पुत्र कुल का कलंक नहीं, कुल तिलक है, और वह तो संसार में पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाला है। ऐसा धर्मपरायण व्यक्ति इस संसार में बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और मैं आपके पुत्र की उस धर्मपरायणता का कायल हो गया हूँ, और मैं उसे अपने संपूर्ण जो भी जायदाद है उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ। उसकी धर्मपरायणता पर सब कुछ अर्पण कर सकता है। उन्होंने बंसीधर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया जाता है। उन्हें 6000 वार्षिक वेतन, बंगला, नौकर चाकर आदि सभी सुविधाओं को भी प्रदान किया, और मुंशी बंसीधर से यह वचन लिया कि वह नदी के किनारे वही बेमुरव्वत दरोगा बने रहे। अर्थात अलोपीदीन को मुंशी बंसीधर की कर्तव्य परायणता इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपना समूचा जो भी उनकी जमीन जायदाद और उनका समूचा व्यापार था वो बंसीधर के हाथों में सौंप दिया। तो इस प्रकार बच्चों, प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि सत्य, निष्ठा, कर्तव्य परायणता की अंततः जीत होती है। धन, लालच, लोभ, चोरी, कालाबाजारी, ये सब चीज़ें भले ही हमें क्षणिक सुख देती हों, परंतु अंततः समाज में इसको अपमानित ही होना पड़ता है। और सत्य
कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी भले ही अपने जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न उठाए, अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से समाज में एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया है। यह कहानी बहुत ही मनोरंजक एवं समाज को एक दिशा निर्देश देने वाली कहानी है। आज के युग में बंशीधर जैसे व्यक्तित्व की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज भी समाज में धन की प्रधानता बढ़ती जा रही है, चारों ओर समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए बंशीधर जैसे कर्तव्यपरायण व्यक्ति को आज हमारे समाज की बहुत आवश्यकता है। तो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी नमक का दरोगा आज के वर्तमान परिदृश्य में भी बहुत ही प्रासंगिक प्रतीत होती है।